हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में खास तौर पर बताया था, महिलाओं के जनन तंत्रिका यानी जनन अंग, खास तौर पर जनन अंग, उस पे भी क्या तो अंडाशय। 2 दिनों से चल रहा है, एक विषण, दूसरा अंडाशय। आज जो है जानना है जनन के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, फिर जनन का काम प्रोसेस पूरा हो पाता है। सबसे पहले तो इस बात को जानना है अंडो उत्सर्जन क्या है, अंडो उत्सर्जन, उसके बाद निषेचन एवं ऋतुस्राव चक्र। ये 3 बातें महत्वपूर्ण है जो तीनों को हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए। सबसे पहले अंडो उत्सर्जन, अंड का उत्सर्जन यानी उत्पन्न होना। क्या होना? अंड का उत्पन्न होना किस प्रकार पूरा हो पाता है? कह रहा जब अंडाणु दोनों पूर्ण रूप से, 2 अंडाणु होते हैं, दोनों अंडाणु जब पूर्ण रूप से क्या होता है परिपक्व हो जाते हैं, तब वे क्या करते हैं प्रत्येक 28वें दिन के बाद बारी बारी से डिंब यानी अंडाणु का उत्पादन करते हैं। हर 28वें दिन में क्या होते हैं अंडाणु का डिंब से उत्पादन करते हैं। यही चक्र चलता है। अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना ही क्या कहलाता है? अंडो उत्सर्जन कहलाता है। अंडाशय से क्या होता है? अंडाणु उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर के बाहर आता है। यह प्रक्रिया अंडो उत्सर्जन या अंड उत्पादन भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब से पूछा जाएगा कि बताइए अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा अंडो उत्सर्जन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब बात आती है अंडो उत्सर्जन के पूर्व गर्भाशय में क्या कहता है? अंडो उत्सर्जन के पूर्व में यानी जब अंड उत्पादन नहीं होता है उसके पहले गर्भाशय में परिवर्तन होता है। क्या होता है? गर्भाशय में जो होता है परिवर्तन होता है, और परिवर्तन अंतः स्तर जिसमें रक्त वाहिकाओं का संपर्क, जो अंदर ही अंदर क्या होता है रक्त के वाहिकाओं में क्या होता है जो वहन करता है रक्त, उसके संपर्क में होता है, जिससे रक्त क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है रक्त वाहिकाओं का संपर्क होता है। और रक्त वाहिकाओं में संपर्क होता है, या तो वह क्या कहेगा रहेगा, जीवित रहेगा, या फिर मर भी जाते हैं, नष्ट होता है। इस प्रकार नए नए क्या होता है अंड बनने लगते हैं, और पुराने जो होते हैं वह नष्ट होता चला जाता है। खासतौर पर योनि द्वार से रक्त के रूप में क्या होता है 3-4 दिन तक बहता रहता है। इसी बहने का क्रम को ऋतुस्राव या रजोधर्म भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। तो आपसे भी पूछा जाए कि मुख्य रूप से क्या होता है? शरीर का गंदा खून बाहर आता है। क्या होता है? शरीर का गंदा खून क्या होता है? बाहर आता है। अगर बाहर नहीं आएगा तो तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आता है रजोधर्म होने पर 10 से 12 दिन, कम से कम 10 से 12 दिन के बाद अंडो उत्सर्ग होता है। कम से कम जब मासिक रजोधर्म होता है तो ठीक इसके 10वें या 12वें दिन के अंदर क्या होता है ये होता है। अंडाशय से चलकर गर्भाशय तक पहुंचने में अंडाणु को कम से कम 14 दिन लग जाता है। क्या करता है? जब रजोधर्म होगा, रजोधर्म के होने के बाद कम से कम 10 से 12 दिन लग जाता है क्या होने में? अंडो उत्सर्जन, अंड का निर्माण होने में। और जब अंड निर्माण होता है तो अंडाशय से चलकर गर्भाशय तक आने में कम से कम 14 दिनों का समय पूरा लेता है। यह गर्भाशय में 2 दिन तक रहता है। क्या करता है? अगर मुंह खुला रहेगा तो अंदर तक पहुंच जाएगा, नहीं खुला रहेगा तो 2 दिनों के बाद क्या होगा ऑटोमेटिक वह नष्ट हो जाता है। इस अवधि में गर्भाशय में शुक्राणु पहुंचते हैं। इसी के बीच में क्या होता है? शुक्राणु पहुंचते हैं, तब जाकर के निषेचन क्रिया हो जाता है। समझिए बात को। यहां पर अंडाशय चलकर गर्भाशय तक आता है और गर्भाशय में आकर कम से कम 14 दिन तक का समय लगता है। और यह गर्भाशय में कम से कम कितने दिन तक? 2 दिन तक रुकेगा। इसी के बीच में संबंध बनाया जाता है, और जब संबंध बनता है तो पूर्ण रूप से निषेचित हो जाता है, यानी शुक्राणु वहां पर पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है अन्यथा नहीं। यही कारण है कि आतर्व चक्र के मध्य में क्या होता है मैथुन करने में, इसके बाद या पहले करने से हो सके तो निषेचन की क्रिया
संभव न भी हो पाता है और कभी कभार ऐसा होता है कि यह पूर्ण रूप से सफल भी हो जाता है। और अंडाशय, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन, यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु एक जगह पर क्या होता है, मिल जाता है, तो सही तरह से यह क्या कहलाता है, मुख्य रूप से निषेचन कहलाता है। निषेचन का मुख्य अर्थ अगर देखा जाए तो अंडाणु और शुक्राणु का एक फॉर्म में आना, अगर नहीं आ पाया तो फिर क्या होगा, दिक्कत होने लगता है। इसमें होता है क्या मुख्य रूप से कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण की क्या होती है मुख्य रूप से अंतर्मुख गुहा, यानी युग्मन, निषेचन के बाद युग्मन, कर निषेचन के उपरांत क्या होता है मुख्य रूप से द्विगुणित यानी युग्मन जाइगोट बनाता है। निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनता है तो युग्मन गर्भा क्या करता है, अंतः स्तर पर चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है तो युग्मन को भ्रूण कह सकते हैं। यानी कि जो अंडाणु और शुक्राणु एक जगह गया था, जाइगोट का निर्माण किया, फिर वही धीरे धीरे जाइगोट क्या करेगा, भ्रूण का रूप धारण करता है। और भ्रूण तथा मादा के शरीर से रक्त की आपूर्ति प्रारंभ होने लगती है। जो महिलाएं हैं उसके शरीर में जो रक्त है, उस रक्त में तरह तरह के पदार्थ का मिश्रण होता है, जो बच्चों में फिर धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। और यह आपूर्ति एक योजक नाल के द्वारा होती है, जिसे हम लोग अपरा कहते हैं। आप देखे होंगे जानवर सब में भी, मनुष्य में भी होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो नाभि लगा होता है एक पाइप की तरह, वही पाइप को हम लोग अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। और प्रारंभ हो जाती है, यह मुख्य रूप से क्या होती है कि एक योजक नाल के द्वारा होती है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। और बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद उन्हें मां को क्या करते हैं, शरीर से अलग करने के लिए इन नाल को काट दिया जाता है। वही जो अपरा होता है, जब बच्चे जन्म होते हैं, बच्चे का जैसे जन्म हुआ ना, शरीर से बाहर निकलना मां के, ठीक विपरीत क्या किया जाता है, उसको काट दिया जाता है। कारण कि बच्चे का भरण पोषण अब उस अपरा के माध्यम से नहीं, बल्कि मां के स्तनों से बच्चों का भरण पोषण शुरू होने जा रहा है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके जन्म के बाद मां का दूध ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि मां का दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और रोग रोधक क्षमता को भी क्या करता है, यह बढ़ाता है। अगर यह नहीं हो पाएगा तो आज के समय में नया फैशन बन गया है, बच्चों को ग्लूकोज, ग्लूकोन-डी क्या क्या दूध पिलाया जाता है, तरह तरह के पैकेट वाले, जिसके कारण बच्चा का शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होने के कारण उसका शरीर कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है। एक प्रकार का जो है भ्रम फैल चुका है, इसको समाप्त करना चाहिए। अर्थात बच्चों को मां का ही दूध पिलवाना चाहिए, नहीं तो बच्चा कमजोर हो जाएगा और दुबला पतला हो जाएगा। अगर मोटा हो भी गया तो मानसिक रूप से ताकतवर वह नहीं हो पाएगा। भ्रूण की पोषण, शोषण और उत्सर्जन संबंधी आवश्यकता को क्या करते हैं, पूर्ति अपरा के द्वारा ही माता के शरीर से होता है। जब बच्चे मां के गर्भ में होता है तो उस समय संपूर्ण प्रक्रिया कहीं ना कहीं बच्चों को वही अपरा के माध्यम से पूरा होता है। और निषेचन के उपरांत तुरंत जैसे निषेचन का काम पूरा हुआ, अंडो उत्सर्जन एवं रजोस्राव तब तक बंद रहता है। जैसे निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद अगर गर्भधारण हो गया तब तो मासिक रजोधर्म बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो तब तक नहीं आएगा जब तक जो अंदर में वो बाहर ना आ जाए। अर्थात बच्चे का जन्म होगा, जन्म के कुछ दिन बाद फिर मासिक रजोधर्म शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है कम से कम 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैपिंग रहना चाहिए, लेकिन 3 साल में एकदम 5 हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। अब तक शिशु गर्भ के भीतर रहता है और युग्मन से लगातार समसूत्रता एक प्रकार का बना हुआ रहता है, और यह भ्रूण बन जाता है, जो लगभग 9 माह के बाद क्या होता है, फिर संसार में आ जाते हैं। और जब संसार में आते हैं तो मानव जो है, खास करके गर्भवती महिलाएं, इसकी अवधि औसतन जो है 40 सप्ताह तक होती है, लगभग 40 सप्ताह तक, यानी 280 दिनों का माना जाए तो हो सकता है। और यह नवजात शिशु का एक वजन का लगभग 3.5 kg का माना जाता है। जब निषेचन की क्रिया होता है
निषेचन क्रिया के संपादित होने से लेकर के जन्म लेने तक के समय, खास करके बीच के समय का क्या माना जाता है? विकास की संपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। इसी अवस्था में गर्भविधि कहते हैं या गर्भवती भी कहते हैं, यानी कि निषेचन हुआ, निषेचन से लेकर के जब तक बच्चे जन्म ना हो जाए, इस अवस्था को गर्भाकाल भी कहा जाता है। कोई तकलीफ नहीं। तरह विकसित गर्भ जब शिशु के रूप में बाहर आता है, यानी जन्म लेता है, तो इसे प्रसव भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रसव क्या है, तो कहना है आपको निषेचन की क्रिया शुरू होना और निषेचन के बाद और जब गर्भधारण ठहर जाए उस समय से लेकर के जब तक बच्चे जन्म ना हो जाए, इतने इसके बीच का समय जितना होता है, ये सारा कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है गर्भकाल। और जब बच्चे जन्म हो लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, वह समय प्रसव कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, और इस पर फिर चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।